लेखन और प्रकाशन संस्था के माध्यम से हुआ है। उसमें सबसे पहला जो मैं आमंत्रित करूंगा पुस्तक स्वत्व पूर्ण स्वराज की दिशा। यह पुस्तक राष्ट्रीय चिंतक धर्मपाल एवं दत्तोपंत ठेंगड़ी के विचार पुंज पर आधारित सितंबर 2023 में ठेंगड़ी शोध संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी स्वत्व पूर्ण स्वराज की दिशा में प्रस्तुत विमर्शों का संपादित और परिष्कृत प्रकाशन है। स्वत्व भारतीय आर्ष परंपरा की मूल उद्घोषणा के रूप में आत्मबोध, वैचारिक स्वायत्ता और राष्ट्र के बौद्धिक स्वराज की दिशा को स्पष्ट करता है। अगला प्रकाशन भौगोलिक दृष्टिकोण से महाभारत का विसंकेतन। यह पुस्तक महाभारत के कथानक, घटनाओं और यात्राओं का भूस्थानिक एवं क्षेत्रीय संदर्भों में विश्लेषण प्रस्तुत करता है। मैं इस ग्रंथ के लेखिका प्रोफेसर अल्पना त्रिवेदी मैम से आग्रह करता हूं कि वो भी साथ में पुस्तक को लेकर उपस्थित रहें। दीदी आप इसी क्रम में इसमें एक सूचना देना चाहता हूं। ये जो पुस्तक है महाभारत एक विसंकेतन, ये आदरणीय अल्पना त्रिवेदी जी 2 साल की भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में आपने फेलो के रूप में काम किया, सीनियर फेलो के तौर पर। उसी अध्ययन का ये प्रकाशन है और ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। आप हमारे दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के सह सचिव भी हैं, आपका अभिनंदन है। इसी क्रम में मैं हिंदू जीवन दृष्टि डॉक्टर राधा कृष्णन द्वारा लिखित द हिंदू वे ऑफ लाइफ इसके अनुवादक डॉक्टर अमित दुबे जी हैं, वो भी मंच पर आ जाएं। ये डॉक्टर राधा कृष्णन की बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, उसी का ये हिंदी अनुवाद है। इसी क्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा, जनजातीय जीवन दृष्टि, व्यवहार और स्मृति का सभ्यतागत विमर्श। यह पुस्तक डॉक्टर मुकेश मिश्रा जी एवं मैं स्वयं डॉक्टर प्रभाकर पांडे द्वारा लिखित है। यह पुस्तक भारतीय ज्ञान परंपरा को जनजातीय समाज की जीवन दृष्टि, आचरण और सामूहिक स्मृति के माध्यम से केवल सांस्कृतिक अभिव्यक्ति नहीं बल्कि भारत की जीवंत सभ्यतागत चेतना के रूप में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। भारतीय शोध पद्धति इस पे डॉक्टर अमित दुबे एवं डॉक्टर विकास सिंह द्वारा लिखित पुस्तक है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में शोध के शास्त्रीय संदर्भ संवेदी और वैचारिक प्रविधियों पर आधारित ये पुस्तक है। मैं अमित दुबे जी और डॉक्टर विकास सिंह जी को ये हमारे भारतीय जो प्रमाण मीमांसा है उसको केंद्र में रख के ये पुस्तक लिखी गई है। इसके बाद में अनबाउंड वॉइसेस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, यह पुस्तक जनजातीय वीरांगनाओं के उस अदम्य साहस को समर्पित है जिन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी भूमि, अस्मिता और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष किया। यह कृति स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अल्पश्रुत जनजातीय स्त्री स्वरों को सम्मान पूर्वक केंद्र में स्थापित करने का प्रयास है। मैं इसकी लेखिका सुश्री वैशाली गुलेरिया से भी निवेदन करता हूं। इंटर्नशिप का है, बता दीजिए। हाँ, ये सुश्री वैशाली जो है दत्तोपंत ठेंगड़ी में इंटर्नशिप में काम कर रही हैं और इसी दौरान इन्होंने ये शोधपरक ग्रंथ का लेखन किया। आप भी आ जाओ। नैमिष वार्ता, ये एनआरएम 2025 के दौरान प्रस्तुत वक्तव्यों एवं शोध लेखों का संपादित संकलन है। मैं आग्रह करता हूं कि जल्दी से
ये भारत केंद्रित विमर्श और शोध की वैचारिक दिशा को प्रतिबिंबित करता है। इस ग्रंथ के नामकरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यह है कि स्वामी जी का जो नैमिष वार्ता पिछले NRM 2025 में हुआ था, उसी के आधार पर इस पूरे पुस्तक का शीर्षक नैमिष वार्ता के रूप में रखा गया है। अब अगला जो प्रकाशन है अमृता शोध जर्नल, ये एक बहुविषयी समकालीन और भारत केंद्रित शोध पत्रिका है दत्तोपंत ठेंगड़ी की, और आज इसका ये पहला अंक विमोचन हो रहा है। जैसा कि इसका नाम है नर्मदा अमृता, ये मां नर्मदा का ही एक प्राचीन और भौगोलिक नाम है, तो उसी के नाम पर चूंकि ये मध्य क्षेत्र की एक अमृतदायिनी जीवनदायिनी नदी है, तो उसी प्रवाह को ध्यान में रखकर इस पत्रिका का नाम अमृता रखा गया है। अब पुस्तक विमोचन के क्रम को अब यहाँ पे विराम देते हुए अब मैं आगामी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस MPCST के द्वारा किया जा रहा है, महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम, उसके पोस्टर और वेबसाइट का विमोचन होना है। उससे पहले ब्रोशर का विमोचन होना है, उससे पहले एक लघु फिल्म उसका स्क्रीन पे चलेगा। हम अपने तकनीकी सहयोगियों से निवेदन करते हैं कि वो फिल्म को चलाएं। बाबा महाकाल और सम्राट विक्रमादित्य की पवित्र नगरी उज्जैन में, जहां सहस्राब्दियों से समय का मापन होता आया है, एक वैश्विक संगम आपका इंतजार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की विजन, जिसमें भारत को अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीक में अग्रणी देश बनाना है और जिसके माध्यम से समाज की सेवा एवं देश को सशक्त करना है, को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। स्पेस इकोनॉमी के युग में आत्मनिर्भर भारत का सपना, जो विकास के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करता है, इस सम्मेलन की थीम से गहराई से जुड़ा हुआ है। आदिकाल से उज्जैन कालगणना भारत की समय मापन की विज्ञान परंपरा का केंद्र रहा है। प्राचीन खगोलविद जैसे आचार्य वराह मिहिर ने उज्जैन को विश्व का कालगणनाओं का केंद्र एवं खगोलीय गणनाओं का आधार बनाया। यह शाश्वत धरोहर आज भी आधुनिक विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान को प्रेरित करती है। यह सम्मेलन भारतीय ज्ञान परंपरा और नवीनतम तकनीकों की बात करेगा, जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम होता है। सम्मेलन के सत्रों में कालचक्र, विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और खगोल शास्त्र व खगोल भौतिकी का भविष्य सम्मिलित होगा। 3 से 5 अप्रैल 2026 तक उज्जैन एवं डोंगला में विद्वान, वैज्ञानिक और साधक विश्व भर से एकत्रित होंगे, ताकि खगोल शास्त्र, खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान की शाश्वत परंपराओं का अन्वेषण कर सकें। ये सम्मेलन मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं भारत सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की प्रेरणा से आयोजित किया गया है। 21 जून और 22 दिसंबर दिन के 12 बजे उज्जैन की ऑब्जर्वेटरी में जाना। एक शंकु यंत्र 300 साल पहले बना है और आधुनिक साइंस की दृष्टि से GPS है फिजिक्स का बना हुआ, जहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि दुनिया का सेंटर पॉइंट कौन सा है। आपको गर्व होगा वो उज्जैन और डोंगला है, जहाँ पे 23.26 अंश मिलेगा। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विज्ञान, नवाचार और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र स्थापित हो रहा है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्पेस टेक पॉलिसी 2026 भी जारी की गई है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और विज्ञान भारती द्वारा किया जा रहा है। ये संस्थाएं मिलकर भारत की शाश्वत ज्ञान परंपराओं को अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्य आकर्षणों में प्रमुख वक्तव्य, पैनल चर्चाएं, नवाचार कॉन्क्लेव, स्टार्टअप समिट, विद्यार्थियों के लिए तकनीकी कार्यशालाएं, प्रदर्शनी,
सांस्कृतिक कार्यक्रम और डोंगला स्थित वराह मिहिर खगोलीय वेधशाला का विशेष भ्रमण शामिल है। इस सम्मेलन में शैक्षणिक विद्वान, अंतरिक्ष विज्ञानी, खगोल अध्येता, शोधकर्ता, छात्र, उद्योग जगत की हस्तियां और जनसामान्य सभी को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। मिलकर हम भारत की समृद्ध समय मापन परंपराओं का उत्सव मनाएंगे और अंतरिक्ष विज्ञान में नए आयाम स्थापित करेंगे। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय समागम में 3 से 5 अप्रैल 2026 को हमारे साथ जुड़ें, जब हम महाकाल समय के स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और एक ऐसे भविष्य एवं विकसित भारत के लिए कार्य करेंगे जो ज्ञान, विज्ञान और नवाचार से मार्गदर्शित हो। इस चलचित्र के बाद मैं महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के वेबसाइट के औपचारिक उद्घाटन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं। महाकाल इस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर का विमोचन अभी होना है, इसके ब्रोशर का विमोचन होना है। इसके लिए मैं कार्यक्रम के अन्य सहयोगी सदस्य डॉक्टर जीडी बैरागी जी, श्री तस्नीम हबीब जी और डॉक्टर विकास सिंडे जी को भी मंच पे आमंत्रित करता हूं कि वो आए। थोड़ा जाएगा, थोड़ा धन्यवाद। इसी क्रम में एमपीसीएसटी का ही 41वां मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक सम्मेलन एवं विज्ञान उत्सव का आयोजन होना है। उसका भी पोस्टर विमोचन होना है। मैं माननीय सभी मंचासीन लोगों से निवेदन करता हूं कि उसका पोस्टर विमोचन करने की कृपा करें। मैं इस कार्यक्रम के साथी वैज्ञानिक डॉक्टर रवि भारद्वाज और डॉक्टर मनोज राठौर जी को मंच पे आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान भारत केंद्रित मौलिक लेखन को निरंतर प्रोत्साहित करता रहा है। इसी क्रम में डॉक्टर मुरलीधर चांदनीवाला जी से सादर आग्रह है कि वे ऋग्वेद की ऋचाओं को काव्यात्मक रूप में आपने लेखन किया है 10 खंडों में, वो आपका जो काम है, जो आपने लेखन है, शोध है, वो माननीय सुरेश सोनी जी को अर्पित करें। आप आइए, ले बाकी लोगों को मिलेगी ज्यादा है इसलिए क्योंकि ये 10 खंड का पूरा ये एक समूह, ग्रंथ समूह है, तो ये ऋग्वेद की ऋचाओं का काव्यात्मक अनुवाद है, गीत है, काव्य है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अभी आ जाइए। कार्यक्रम के अगले चरण में मैं
मध्य प्रदेश शासन के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे अपने विशिष्ट वक्तव्य के माध्यम से हमें अनुग्रहित करें। माननीय मंत्री जी। दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय सेमिनार में हमारे बीच मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे मार्गदर्शक और विचारक चिंतक आदरणीय सुरेश जी सोनी जी, पूज्य संत आचार्य जी, हमारे आदरणीय अशोक पांडे जी, दत्तोपंत ठेंगड़ी संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय मधुकर जी पड़वी, आदरणीय मुकेश मिश्रा जी, आदरणीय अनिल कोठारी जी, आदरणीय अल्पना त्रिवेदी जी, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षाविद, शोधार्थी, विद्यार्थी साथियों में सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 12, 13 और 14 फरवरी को इस शोधार्थी समागम में देश भर से आए हुए सभी बंधु भगिनी का मैं भोपाल नगरी में आत्मीय स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस समागम में जैसा उद्देश्य दिख रहा है जो मुकेश जी ने अपने वक्तव्य में कहा है, और मैं समझता हूं कि ये उच्च शिक्षा विभाग के लिए तो एक सहयोगी संस्थान के रूप में हमारी मदद के रूप में आगे आ रहे हैं, क्योंकि जो शोध के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और मुख्य रूप से भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में भारत केंद्रित रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, एक दृष्टि देने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दीनदयाल ठेंगड़ी दत्तोपंत ठेंगड़ी संस्थान के द्वारा हो रहा है। मैं समझता हूं कि उस भारत की परंपरा के उस जीवंत शोध जो किसान के रूप में, जो वैद्य के रूप में और जो कारीगर के रूप में आज भी विद्यमान है। किसान जब अपनी खेती में काम करता है तो बीज का चयन करने से लेकर के तो वातावरण को लेकर के किस प्रकार से वो अपने खेतों को नए नए रिसर्च करते हुए आगे बढ़ने का सदियों से इस देश की परंपरा में प्रचलन में रहा है और आज भी है, जिसको हम जीवंत शोध के रूप में, जीवंत शोध के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार से हमारे वेद पुराने समय में भी और आज भी जो औषधि पौधे हैं उनका पर काम करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। हो सकता है उनके पास आज रिसर्च पेपर नहीं हो, लेकिन वो लगातार काम करते आए हैं। इसी प्रकार से जो हमारे देश के बारे में जो ज्ञात हो रहा सारा हुनर को लेकर के, परंपरागत कारीगर गांव में वो भी नए नए नवाचार पहले से करता है, रिसर्च करता है और आज भी उनका जो ज्ञान है वो जीवंत शोध के रूप में हम सब देखते हैं। आज जो प्रारंभ हो रहा है उद्घाटन सत्र है, आप लोग मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। मैं समझता हूं भारत के समाज में, लोक जीवन में जो जीवंत शोध है, इस जीवंत शोध को अकादमिक भाषा और आधुनिक शोध पद्धति के साथ जोड़ने का काम कर सकेंगे तो मैं समझता हूं कि भारत के उस महानतम दर्शन को, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा प्रचलन में रही है, समाज में प्रचलन में रही है, हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। और जैसा मुकेश जी की अपेक्षा है, दत्तोपंत ठेंगड़ी संस्थान की अपेक्षा है कि शोध भारत केंद्रित हो, भारत केंद्र में हो और एक प्रकार से जो विदेशी मानसिकता की दृष्टि है उसको बदलने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं इतना विशाल समूह एक बड़े चिंतन को आगे बढ़ाने का काम करेगा, बड़े विमर्श को आगे बढ़ाने का काम करेगा और आने वाले समय में जिस विकसित भारत की बात हम करने जा रहे हैं, तब तक भारत
पूर्ण रूप से भारत केंद्रित शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से हम दुनिया के उस मंच पर खड़े होंगे जब दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी और विकसित भारत का स्वरूप यानी विश्वगुरु भारत का स्वरूप हम सबके सामने देखने को मिलेगा। मैं आप सबको यहाँ आए इसलिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और ये समय है एक विशेष पल का जो दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान इस NRM 2026 में एक नए इनिशिएटिव के रूप में शुरू करने जा रहा है। शोध संस्थान दत्तोपंत ठेंगड़ी फेलोशिप के रूप में दत्तोपंत ठेंगड़ी रिसर्च फेलोशिप फॉर रिसर्जेंस ऑफ भारत ये एक फेलोशिप शुरू करने जा रहा है। मैं माननीय से निवेदन करूंगा, सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वो इस फेलोशिप का पोस्टर का विमोचन करें। ये फेलोशिप मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से जो हमारा मध्यवर्ती क्षेत्र है उसमें जो हमारी ज्ञान परंपरा है उसमें जो एमिक रिसर्च है, जो वास्तविक जीवन अनुभव आधारित रिसर्च है, उसको लेकर करने के लिए जो अध्येता है, जो विद्वान है, शोधार्थी है, उनको ये फेलोशिप दी जाएगी। और आप सभी महानुभावों ने जो है इसका विमोचन किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अब मैं कार्यक्रम के अगले चरण में जिसका हम सबको इंतजार है, इस उद्घाटन सत्र का जो वैचारिक केंद्र बिंदु उपस्थित है उस उपस्थापना के लिए, उस पाथेय के लिए मैं प्रख्यात लेखक एवं विचारक माननीय श्री सुरेश सोनी जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे बीज वक्तव्य के माध्यम से इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोधार्थी समागम की वैचारिक दिशा निर्धारित कर आगामी सत्रों के लिए मार्गदर्शक दृष्टि प्रदान करें। माननीय सोनी जी। दत्तोपंत ठेंगड़ी न्यास और मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद और कुछ अन्य संस्थाओं के सहयोग से आयोजित इस राष्ट्रीय शोधार्थी सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर उपस्थित भारतीय संत परंपरा के प्रतीक आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन जी यादव, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी, ICSR के प्रोफेसर पड़वी जी, संस्थान के अध्यक्ष पांडे जी, अल्पना जी, मुकेश जी और सभागार में उपस्थित सभी सारस्वत साधना में लगे हुए बहनों तथा भाइयों, शोध, गहराई शोध, इसको लेकर ही आयोजन है। तो जो सारस्वत साधना में रहते हैं ऐसे ही किसी के द्वारा बीज वक्तव्य देना ज्यादा अच्छा रहता है। मेरा तो वैसे भी जीवन घूमते फिरते रहने वाला है, इसलिए कोई बहुत समय भी नहीं मिलता है। लेकिन अपने कहते हैं कभी कभी आत्मीयता जो है वो औचित्य पे भारी हो जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा आग्रह हुआ। इसलिए तो जो इसके लिए मुख्य विषय रखा है 3 दिवसीय सारी चर्चा के लिए, तो उसी को लेकर के कुछ मेरे मन में कुछ बातें वो केवल आपके विचार के लिए रखूंगा।
तो विषय जैसा बताया कि भारत के पुनरुत्थान के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान मेन थीम है, और उसमें बीज वक्तव्य में जो बात रखनी है तो 3 शब्द उसमें दिए हैं। एक है दृष्टि, दूसरा उत्तरदायित्व और कार्य योजना। तो ये 3 बात की दृष्टि से कुछ बात रखता हूं। जब भारत का पुनरुत्थान करने की जब बात आती है तो भारत क्या है? भारत तो बड़ा शाश्वत जीवन यात्रा है। तो भारत की संज्ञाएं तो 3 शब्द का प्रयोग होता है कभी। एक शब्द है मृण्मय भारत, जिसको भूगोल कहते हैं हम। यहाँ के जंगल है, परिवेश है, तो जो भारत दिखता है हमको वो एक स्वरूप है उसका, मृण्मय भारत का। दूसरा है शाश्वत भारत, तो जो सांस्कृतिक प्रवाह है, तो अगर उसका अध्ययन आप करेंगे तो जो वेद में है वो आज भी लोक जीवन में भी है। तो कंटिन्यूटी है, शाश्वतता है। तो एक भारत का भौगोलिक स्वरूप है कि जिसमें सब तरह की जलवायु में सब कुछ है। दूसरा भारत का एक सांस्कृतिक स्वरूप है, वो शाश्वतता का। और तीसरा जो है वो चिन्मय भारत। ये जो सांस्कृतिक वैशिष्ट्य है उसके पीछे एक दैवी धारणा है। जो मूलभूत दैवी वृत्तियां हैं उनके आधार पर जिन जीवन मूल्यों का निर्माण हुआ, तो जब भारत का विचार करना है तो ये तीनों रूपों में विचार करना, मरणमय भारत का भी करना, शाश्वत भारत का भी करना, चिन्मय भारत का भी करना। जब पुनरुत्थान का विषय आता है तो समाज और सभ्यता का तो काल प्रवाह चलता रहता है और काल वापस नहीं लौटता है। तो पुनरुत्थान करते समय दिशा क्या होना चाहिए? क्योंकि विषय आपने रखा कि पुनरुत्थान के लिए, तो दीनदयाल जी एक बात कहा करते थे कि हम जो भारत बनाना चाहते हैं, पुनरुत्थान करना चाहते हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि न तो वह पुराने जमाने की प्रतिच्छाया होगा, पहले जो कुछ था सब रिपीट हो जाए। तो जो भविष्य का भारत होगा न वो केवल पुराने जमाने की प्रतिच्छाया हो और न रूस और अमेरिका की प्रतिकृति हो। अब ये जब करना है तो फिर इसका बेस क्या बनाएंगे? तो मुझे याद आता है कि सामान्यतः भारत की अध्यात्म परंपरा और उसकी समाज, प्रशासन, कला सब में जो अभिव्यक्ति हुई उस पर रामकृष्ण मिशन के आगे चल के जो परमाध्यक्ष भी हुए स्वामी रंगनाथानंद जी, तो विविध विषयों को लेकर उनके जीवन में अनेकों व्याख्यान हुए। तो एक बार उन सारे व्याख्यानों का और संकलन जो है वो 4 खंडों में हुआ। तो उसका शीर्षक ये पुनरुत्थान के चिंतन के लिए सार्थक था। तो उन व्याख्यानों के संग्रह का शीर्षक दिया था द इटर्नल वैल्यूज इन ए चेंजिंग सोसाइटी। काल के प्रवाह में सभ्यताएं बदलती, समाज परंपराएं बदलती रहती, तो सोसाइटी समय लगातार परिवर्तनशील है। लेकिन वो करते समय मूल को अगर पकड़ के रखना है तो उनका इटर्नल वैल्यूज जो कभी चेंज नहीं होते हैं, वो भूतकाल में भी उतने ही
प्रासंगिक थे जितने वर्तमान में हैं, और उतने ही प्रासंगिक भविष्य में भी रहेंगे। तो इस नाते से इसका विचार करते समय ये एक मूल बात एक थोड़ी स्मरण में रखना चाहिए, ऐसा एक लगता है। दूसरी बात है कि अब शोध उस नाते से करना है, तो एक जो समस्या है स्वाभाविक रूप से कि भूगोल, समाज, रीति रिवाज, परंपराएं, जीवन तो भारत की है, लेकिन 150-200 साल में जो एकेडमिक जगत के अंदर उसको समझा गया, उसको वर्गीकरण किया गया और उसको एकेडमिक उसमें प्रस्तुत किया गया, वो सारा भारत का नहीं है, वो यूरोप का है। ये ठीक है, यूरोप के लोगों ने बहुत गहराई से जो भी उनके निहित स्वार्थ होंगे या जो भी होगा, लेकिन एक बात तो उनकी समझना पड़ेगी कि बहुत डीप में अध्ययन किया उनने, हेतु कुछ भी हो, और अध्ययन करते समय चूंकि ये सारा उनके लिए अनजान था, तो उनका जो अपने जीवन का अनुभव है, वो समाज का हो, वो समाज के वर्गीकरण का हो, संबंधों का हो, जीवन के उद्देश्य का हो, तो उसके प्रकाश में उन्होंने इसको प्रस्तुत किया। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जो DS कोठारी कहा करते थे कि भारत की अकादमिक जगत की जो सबसे बड़ी समस्या है कि अकादमिक जगत तो भारत का है, लेकिन उसका ग्रेविटेशनल सेंटर यूरोप का है। तो वो कहते थे कि शोध करना, बाकी सब करना, तो उद्देश्य क्या है, तो इस ग्रेविटेशनल सेंटर को यूरोप सेंट्रिक से भारत सेंट्रिक बनाना है, और भारत सेंट्रिक बनाना है तो उसके लिए एक प्रयत्न करना है। और इसलिए जैसा कहा कि ठेंगड़ी न्यास और आप सब लोगों ने विशेष रूप से ये गहराई के साथ इस एक बात को लेकर के जो जीवन में शोध में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को ये एक दृष्टि आए और इस दिशा के अंदर आगे बढ़े, इस नाते से तो ये विचार करते समय ये 2-3 बातें एक स्पष्ट रखना। तो जो 3 शब्द दिए हैं कि पुनरुत्थान करने, एक तो भारतीय दृष्टि, हमारा उत्तरदायित्व, और भविष्य की जो भी हम रणनीति करेंगे कि जिससे इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। तो पहली चीज जो है यहीं से हमको प्रारंभ करना पड़ेगी कि भारतीय दृष्टि जब हम कहते हैं तो उसकी कुछ मूल बातें हैं, वो मूल बातें पकड़ के उसको खोज के देखना। किसी भी उसमें, कला में, साहित्य में, विज्ञान में, सामाजिकता में, न्याय व्यवस्था के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर। तो एक तो है कि भारत की दृष्टि जो है वो समग्रता की है, टुकड़े में नहीं सोचा गया, क्योंकि भारत ने मूल रूप से माना कि फंडामेंटल एक ही तत्व था। जैसे विज्ञान दुनिया में चला ना कि एनर्जी के अनेक फॉर्मेशन होते हुए भी मूल कोई एक एनर्जी है जिसमें से सब निकला है, और जिस दिन आप उसको समझ लेंगे उस दिन ध्वनि अलग है और प्रकाश अलग है, ये भ्रम आपका निकल जाएगा। जब तक वो नहीं है तब तक अलग अलग समझेंगे। तो ये जो मूल बात है कि मूल में एक ही तत्व है, वही अनेक हुआ है, इसके कारण से हमारे यहाँ पर भौतिक या मनोवैज्ञानिक है या इमोशनल, ये अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। और इसलिए भारत जब विचार करता है तो समग्रता में करता है। तो पहली चीज है, जब भारतीय दृष्टि से शोध करना है तो इस समग्रता को अपने उसमें ध्यान में रखना है। और जब समग्रता को आप ध्यान में रखेंगे तो फिर जो आपको अस्तित्व दिख रहा है, तो दूसरी जो भारत की विशेषता थी कि जो भी हम देख रहे हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु या कोई भी चीज हो,
पेड़ पौधे हो, वनस्पति हो। तो दूसरा कहा गया कि ये त्रिस्तरीय है, इसके 3 लेवल है। एक आधि भौतिक है जो दिख रहा है, फिर उसके सूक्ष्म में जाएंगे तो कहा आधि दैविक है, और सूक्ष्म में जाएंगे तो कहा आध्यात्मिक है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ चिकित्सा है, चिकित्सा तो जिस औषधि से कर रहे हैं वो तो भौतिक है। आप अश्वगंध ले लीजिए या कोई पारा ले लीजिए, वो तो भौतिक है। लेकिन आयुर्वेद शास्त्र में जब आप पढ़ेंगे तो हरेक उसका जो कहेगा वो चरक कहते हैं कि कोई भी जब हम पदार्थ लेते हैं तो उसके 5 स्तर हैं। तो पहला बोले स्थूल है, यानी जो दिख रहा है आपको। फिर दूसरा स्वरूप है, उसका स्ट्रक्चर है। तीसरा सूक्ष्म है, जिसको हम एटॉमिक लेवल पे कह सकते हैं। चौथा अवयव है, आजकल जिसको हम क्वांटा आदि कहते हैं। और उससे गहराई में जाके अंत में वो कहता है कि अर्थत्व, पर्पज। तो इसलिए आप देखेंगे कि पूरा आयुर्वेद का चिंतन और आयुर्वेद चिकित्सक का बिहेवियर, तो ये केवल एक उदाहरण मैंने दिया कि समग्रता में जो सोचेंगे। दूसरी बात है ये तीसरी हमारे यहां पर कहा गया कि यूनिट्स अलग अलग हैं। आप व्यक्ति का अध्ययन करेंगे तो उसकी बॉडी है, माइंड है, उसकी प्रकृति पर्सनल। लेकिन फिर एक फैमिली है, फिर एक कुल है, गांव है, आजकल कहेंगे तो प्रदेश है, देश है, पृथ्वी है। तो तीसरा हमारे कहा कि ये सब रचनाएं जो हमको दिखाई देती है, वो मनुष्य जगत में, प्राणी जगत में या वनस्पति जगत में, तो उसके लिए हमारे यहाँ शब्द प्रयोग किया गया इस समग्रता की व्यक्त में कि ये सब अखंड मंडलाकार है। एक पॉइंट है, वहां से अगली बड़ी इकाई है और बड़ी इकाई है, लेकिन वो एक दूसरे के विरोध में नहीं है। इसलिए वेस्ट में जैसा होता है कि इंडिविजुअल राइट्स पे बचाने जाते हो तो समूह से झगड़ा चालू हो जाता है, इसलिए डाइवोर्स हो जाते हैं। तो तीसरा जो एक बेसिक है कि हर बड़ी इकाई जो है वो इंटरकनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। और ये 3 बातें अगर हमने पकड़ ली तो फिर आया कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। व्यक्ति समाज से भी जुड़ा है, शरीर मन से भी जुड़ा है, अन्न से भी जुड़ा है। इसलिए अपने कहावत चलती है ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन है? या उपनिषदों में आता है कि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। आहार जब आप लेते हैं तो बाकी तो फिजिकल पोषण होता है, लेकिन वो सूक्ष्म के अंदर जो है वो आपकी भावनाओं को, आपके विचार को भी ये करता है। तो ये क्यों आया? ये समग्रता के चिंतन के कारण से। और इसलिए कहा है कि हर चीज एक दूसरे के साथ में संबद्ध है। ये भारतीय दृष्टि की विशेषता है। और परस्पर संबंध है, इतने नहीं तो परस्पर आश्रित है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तथागत बुद्ध कहते थे कि भाई दुनिया में सब कुछ सापेक्ष है। हम दिन कहते हैं, इस दिन को महत्व क्यों मिला? क्योंकि रात है। रात नाम की कोई बात नहीं होती तो दिन का क्या अर्थ रहता? हम कहते हैं पूर्ण होना है, लेकिन पूर्ण होने को अर्थ कब मिलता है कि रिक्तता है। अगर रिक्तता ना हो तो पूर्णता का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए कहा परस्पर संबद्ध भी है, परस्पर आश्रित है। अन्योन्य आश्रित शब्द प्रयोग चलता है अपने यहां। और ये अगर व्यवहार में लाना है तो समन्वयात्मक दृष्टि चाहिए, सहयोगात्मक कार्यशैली चाहिए। तो ज्यादा तात्विक विवेचन न जाते हुए ये जो भारतीय दृष्टि की बात है, तो ये शोध के समय इसका एक चिंतन करना। उत्तरदायित्व का बहुत व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लगे हुए हैं उस काम के अंदर।
तो करेगा कौन? तो उस जमाने की पीढ़ी करेगी। हर काल के अंदर जब पुनरुत्थान होता है तो उस काल के जो भी साधक है, चिंतक है, लेखक हैं, कलाकार हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्हीं को ही अपना देश खड़ा करना पड़ता है। तो दायित्व तो है, हम लोगों का ही दायित्व है, बाहर से तो कोई आएगा नहीं। तो वो करते समय की कार्य योजना, तो उसी दृष्टि से कुछ दो चार बातें कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। तो एक तो ये जो विषय है कि इस सारी शोध की प्रक्रिया में भारत के पुनरुत्थान के लिए करना है, तो अलग अलग संदर्भों के अंदर इस भारतीय दृष्टि के आधार पर हमको उसका एक अध्ययन करना और अध्ययन करके उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, उसका विश्लेषण करना और आज के समय में कैसे वो उपयोगी बन सकता है, क्या नवाचार हो सकता है, यानी उस पुराने मूल को समझकर वर्तमान में कैसे उसको लगा सकते हैं, उसकी कुछ उपाय योजनाएं करना। तो उस दृष्टि से जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर अध्ययन करने की और उसके अलग अलग पक्षों के बारे में शोध करके सामग्री के निर्माण की आवश्यकता है। और वो जब अध्ययन करने के लिए हम चलेंगे तो हर विषय के अंदर देखना, उदाहरण के लिए समाज का अध्ययन है, तो भारतीय जो समाज रचना है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, और समाज जीवन मूल्यों के आधार पे चलता है। तो जनरली आप देखेंगे कि अभी जो सारा समाजशास्त्रीय अध्ययन है उसमें तमाम में आप देखेंगे तो वर्ग है, वर्ग के अंदर फिर ये ऊंच नीच हैं, फिर उसके अंदर ये बीच में कुछ विकृतियां ही होंगी, लेकिन पूरा विश्लेषण इस ढंग से हो गया। मंदिरों के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा में रत जो नृत्य कला के अंदर पारंगत और उस साधना के भाव से जो नृत्य करते थे, उसकी जो भावभूमि थी देवदासी, लेकिन समाजशास्त्रीय अध्ययन में देखेंगे तो उसको विकृत रूप में पूरा प्रस्तुत कर दिया गया। तो इस नाते से और इस एक भारतीय सामाजिक रचना का अध्ययन करते समय हम देखेंगे कि पहले गांव के अंदर समाज में सब वर्गों के लोग हैं, अलग अलग कला कारीगर के लोग हैं। तो पुराना कुछ भी आप अध्ययन करेंगे तो ध्यान में आएगा कि ये थोड़ा इस्लामिक काल में संघर्षों में जो थोड़ी सी विकृति छोड़ दें तो जनरल आप देखेंगे कि भारत के गांवों में हर कलाकार का सम्मान था। यानी ब्राह्मण भी अगर है और मान लीजिए उसके यहाँ विवाह है, और विवाह है तो जब विवाह के लिए उस पुराने समय में तो आजकल तो घंटे 2 घंटे में सब हो जाता है, तो पहले तो 5-5 6-6 दिन चलता था। तो वो रसोई घर विवाह के लिए अलग से, तो जिस दिन उसका प्रारंभ होना है तो उसकी पहली जो मिट्टी वो कुम्हार के यहाँ से आएगी। तो परंपरा थी कि चाहे ब्राह्मण की यहाँ भी शादी है तो वो परिवार अपनी शक्ति के अनुसार कुछ फल कुछ बाकी की चीजें लेके दक्षिणा लेके जाएगा कुम्हार के घर, उसका आदर सम्मान पूर्वक ये करेगा। और हमारे यहाँ विवाह है इसलिए फिर वो अपने चाक से मिट्टी लाके इसको देगा, उसके बाद वो चूल्हे का प्रारंभ होगा। अब जीवन में तो देखते हैं कि कुम्हार जो है, लेकिन ब्राह्मण भी जो है वो उसको, और ब्राह्मण ही नहीं किसी के भी घर में हो, खेत में जब अनाज आएगा तो गांव में जितने हैं, वो बजाज जी ने तमिलनाडु के एक गांव के अंदर जो खेत में से जब आता है उसका विनियोजन कैसे होता है, उसके जो प्राचीन रिकॉर्ड है, तो 32 प्रकार के उसके अंदर है कि इतना मंदिर को देना है, इतना ब्राह्मण को पौरोहित्य करता है उसको देना है, इतना वो जो नगाड़ा बजा के सूचना देता है उसको देना है, इतना उसको देना है, इतना उसको देना है। सबका करने के बाद में फिर कुछ बचेगा तो वो अपने लिए रखना है।
मैं इसलिए कुछ बातें कह रहा हूं कि जब आप कह रहे हैं ना कि तो इस पर जब हम चलेंगे तो इसका विचार करते समय भारतीय समाज का जो ताना बाना था उनका एक विचार करना। आजकल बहुत ज्यादा ज्वलंत जो विषय बनते हैं वो एसटी, एससी और महिला, तो सारे अकादमिक जगत के अंदर जो फेमिनिज्म जो वेस्ट ने अनुभव किया है उसके आधार पर जो सिलेबस बना है, उसके आधार पर जो सारे कोर्सेज बने हैं, तो क्या भारत में वैसा था? तो यहां तो कहते हैं कि वो बिना पत्नी के तो कुछ हो ही नहीं सकता है, और नाम भी लेंगे तो महिला का पहले लेते हैं। सीताराम कहेंगे, राधे श्याम कहेंगे, गौरी शंकर कहेंगे, किसी ने नहीं सुना होगा शंकर गौरी। उपमा देंगे तो द्विदल धान की देंगे कि बिना उसके संभव ही नहीं है। प्रश्न तब आता है कि दो अलग हैं पर अस्तित्व भी अगर दो के बिना नहीं है तो इसमें कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़े का सवाल ही नहीं है, और कोई ऐसा देखता है तो वो भारतीय दृष्टि नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो महिला का अध्ययन है और पूरा भारतीय सामाजिक इतिहास के अंदर महिलाओं की जो भूमिका रही है, कल्पना करिए कि मंडन मिश्र और शंकर का शास्त्रार्थ होता है और भारती मंडन मिश्र की पत्नी है लेकिन वो परम विदुषी है, तो जजमेंट के लिए उसको जज बनाने के अंदर शंकराचार्य के मन में हिच नहीं आती है कि पति के पक्ष में तो नहीं होगी है। और वो जो विवाद था वो तो एक जीवन का ऐसा था कि अगर शंकराचार्य हारते तो सन्यास छोड़ के गृहस्थ बनना पड़ता, और मंडन हारते तो उनको सन्यासी बनना पड़ता, और उस समय जो ठीक था वो जजमेंट भारती ने दिया। तो मेरा कहने का इतना ही तात्पर्य है कि इस सामाजिक जीवन की यात्रा, ये जो अलग अलग विधाओं के अंदर जो पारंगत हुए हैं, तो स्त्री अध्ययन जो है वो आने वाले समय के अंदर भारत के तो भारतीय दृष्टि से होना तो एक वैकल्पिक रचना खड़ी करना पड़ेगी। ऐसे अनेकों विषय हो सकते हैं। कानून का विषय ले लेंगे तो आज पूरा का पूरा जो जुडिशरी सिस्टम है वो है एविडेंस और आर्ग्यूमेंट पे आधारित है, सही गलत से संबंध नहीं है। आर्ग्यूमेंट परफेक्ट है, एविडेंस है तो ठीक है, आप हत्या करके भी छोड़ जाएंगे। लेकिन भारत में तो हमारे यहाँ कहते थे कि भाई रात के अंधेरे के अंदर भी कुछ गलत नहीं करना। क्यों? कोई नहीं देख रहा, वो देख रहा है, मैं तो देख ही रहा हूं अपने आप को। तो मैं मध्य प्रदेश में प्रचारक था तो कुछ कुछ विचित्र प्रसंग आते थे वहां। जनजाति क्षेत्रों में जब संघर्ष होते हैं कुछ किसी बात को लेके, तो जब इमोशन में आते हैं तो मर्डर कर दिया, तो अनेक लोग वो जेल में बंद हो जाते हैं। वकील उनके लिए केस लड़ता है, तो फिर अब इसको बचाना है तो वो उसको कहता था कि अच्छा है, जब वो सामने वाला पूछेगा ना तो ये कहना कि मैंने नहीं मारा। ये जो मुकेश ने कहा ना, ये एकेडमिक किताबें छोड़ के मूल देखी है। तो वो जनजाति कहता था ऐसे कैसे कह दूं मैं, क्यों, मैंने मारा है बोले। अब प्रश्न ये है कि ये एक जिसको आप अनपढ़ कहते हो बाकी कहते हो, उसको भाई जो किया है मैंने किया है, झूठ नहीं बोलना। तो इसको आप ज्ञानी मानेंगे कि अज्ञानी मानेंगे? अब ये है, लेकिन किसी ने इसका स्टडी किया, कहां से आया ये? तो इसलिए जो हमारे यहां कहते थे कि भाई जो है धर्म और नैतिकता से विहीन अगर कानून हुआ, अपने यहाँ कहते हैं नहीं, नीति विहीन कोई भी चीज होगी, चाहे अर्थ हो, चाहे न्याय व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, वो जब नीति विहीन हो जाती है, धर्म विहीन हो जाती है, तो सब विकृतियां उत्पन्न होती है। तो भारतीय आधार के ऊपर अगर इस न्यायिक व्यवस्था का पुनर्चिंतन करना है, आजकल जुडिशरी में भी चर्चाएं चली कि इंडियन जुडिशियल प्रूडेंस पे कुछ होना चाहिए। इतिहास का लेकर चलेंगे तो अब भारत की जो इतिहास दृष्टि है वो
काल दृष्टि पे आधारित रहती है। वेस्टर्न सिस्टम ने माना कि भाई ईसा से 4000 साल पहले दुनिया बनी थी, तो सारा इतिहास 6000 साल में सब बैठना था। तो मैं उस सारे विषय में नहीं जाता हूं, लेकिन उसके कारण क्या हो गया कि सारी गणना BC AD में आ गई। इसलिए हर आदमी कहेगा कि भाई ये वास्तव में सत्य तो कब हुआ, ये किस दिन हुआ, इसका एविडेंस है क्या। अब भारत के आदमी का स्वभाव अलग है, इसलिए यहाँ का इतिहास जो है पुराण है, रामायण है, महाभारत है, ये इतिहास है, लेकिन ये वेस्टर्न की समझ में नहीं आता है। और उनके नजर से आप अपने ग्रंथों को देखने जाएंगे तो वही हाल होगा कि गोले में चौखट फिट करना। क्योंकि हमारी जो काल की धारणा है, तो एक पुराना श्लोक है ना कि काल चक्रम जगत चक्रम युग चक्रम च केशव आत्मयोगेन भगवान परिवर्तयते अनिशम। सबसे पहले वो कहते हैं कि भाई काल का एक प्रवाह चल रहा है, काल का एक साइकिल है जिसमें सब कुछ चलता है। फिर उसमें क्या हो रहा है, बोले जगत चक्रम, यूनिवर्स बनते हैं मिटते हैं, एक सभ्यता जाती है दूसरी आती है। इसलिए ऋग्वेद का ऋषि जब ब्रह्मा जो जब नवीन रचना जब कर रहा है, तो उसके लिए मंत्र है कि सूर्या चंद्र मसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। ये संपूर्ण इसका निर्माण हुआ किस तरह से, जैसा पूर्व में किया था, नया कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसमें जगत का चक्र चलता रहता है और उस चक्र के अंदर सभ्यताओं के उत्थान पतन चलते रहते हैं। तो उसके लिए कहा युग चक्रम च केशव। अब जिस समाज का ऐसा सोच है कि अनादि सृष्टि है, कई बार दुनिया बनी बिगड़ी है और इस काल के प्रवाह में सभ्यताएं आती जाती है, तो उसकी बोलने की भाषा भी वैसी रहेगी। तो रविंद्र गुरुजी कहते थे कि प्रॉब्लम यह है कि भारत का जो गांव का सामान्य आदमी है वो युगों में सोचता है, और उसमें भी कौन घटना किस दिन हुई महत्व की नहीं है, उचित है कि अनुचित है ये महत्वपूर्ण है। तो इस नाते से जो इतिहास ये नहीं किया, इसकी जो डेफिनेशंस वेस्ट ने बना दी, तो हमें एक नई परिभाषा का गठन करना पड़ेगा कि इतिहास का मतलब खाली सन संवत और इतना ही मात्र नहीं होता है। ये सन संवत वाला जो इतिहास है, तो मैं पढ़ता था तब एक विद्यार्थी परीक्षा से बहुत घबराता है, तो एक हास्य कवि ने कविता लिखी थी सब सब्जेक्ट के बारे में, मजाक में। तो इतिहास के बारे में 4 लाइन थी उसमें। तो उसने कहा, नाश हो इतिहास का सन के समंदर बह गए, इस सन में ये हुए, इस सन में ये हुए, सन के समंदर बह गए, मर गए वो लोग, रोने के लिए हम रह गए। तो उसने कहा, शाहजहां, बाबर, हुमायूं और अकबर आप थे, कौन थे बेटे न जाने कौन किसके बाप थे। तो भाव कुल मिला के कहने का था कि घटना ये हुई, ये मरा, ये आया, इसने उसको खत्म किया, उसने। तो फैक्ट्स फिगर्स यही पर्पज है क्या? तो पर्पज आप हिस्ट्री क्या होना चाहिए? तो भारतीय आधार पर करना है तो हम नई परिभाषा देंगे। हाँ, उसके साथ में जो पूरा उसका जो व्यावहारिक जीवन है उसकी हम एक प्रस्तुति करेंगे। तो इस नाते से इसका एक चिंतन करने की जरूरत है। अर्थशास्त्र का जब चिंतन चलेगा तो पूरा जो आज इसी के ऊपर चला हुआ है कि मांग और आपूर्ति के आधार पर, और प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट की कोई लिमिट होगी कि नहीं होगी? तो वेस्टर्न इकोनॉमी जो है वो तो कभी भी आज सस्टेनेबल इक्विपमेंट जो डेवलपमेंट की बातें चलती कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। वो तो तभी प्राप्त होगा कि जब आप, दीनदयाल जी की त्रिसूत्री थी ना कि उत्पादन में प्रचुरता, वितरण में समानता और उपभोग में संयम। तो फर्स्ट चीज है उपभोग में संयम। इसलिए भारतीय समाज जीवन के अंदर अरबपति सेठ भी था, लेकिन जितना जरूरी उतना पर्सनल भोग के लिए उपयोग करता था।
बाकी दान करता था, तो तब फिर सारा समाज समृद्ध हो सकता है। इसलिए अर्थशास्त्र का चिंतन करते समय जो भारतीय दृष्टि है उसका विचार करना, और जो व्यावहारिक शोध की बातें कही, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो तात्विक चिंतन है आपको समाज जीवन में जो व्यवहार में दिखता वो एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए आर्थिक व्यवहार देख लीजिए, तो पुराने समय के लोगों को स्मरण होगा सभी कि आप अनाज खरीदने के लिए दुकान पे जाते हैं, तो आपने कहा सेर भर अनाज देना, आजकल किलो चलने लगा, तो वो तौल के आपको देगा, और देने के बाद आप देखेंगे कि वो कुछ दाने उठा के डालता है उसमें। क्यों? ग्राहक को कम नहीं मिलना चाहिए। दूध वाला दूध देने आता है, उसने दूध दिया आपको, वो माप पूरे करने के बाद फिर थोड़ा सा लेके फिर ऊपर से डालेगा। कर्नाटक में एक विचित्र प्रथा थी कि भिखारी भिक्षा के लिए जो आया तो उसको देंगे, जो उसने सारा डाल दिया उसमें, फिर भिखारी अपने पात्र से कुछ निकालकर जो देने वाला है उसके पात्र में डालता है। क्यों? किसी का पात्र रिक्त नहीं रहना चाहिए, भले ही देने वाला हो। ये कभी कभी क्यों लगती है रिक्शाओं की, नंबर मेरा है, लेकिन कोई आकर के कहता है कि भैया सुबह से हो गया हूं, एक भी ग्राहक नहीं मिला है, बोनी नहीं हुई है, तो वो अपना हिस्सा छोड़ के उसको देगा। खरीदारी करने जाते थे तो अगर उसने ये कह दिया, भावताव करने की आदत रहती है अपने की भाई कम ज्यादा करके लेना है, तो उसने कह दिया कि भाई साहब ये बोनी है, मतलब पहला ग्राहक आप ही हैं, तो नियम था कि जब बोनी है तो कोई विवाद नहीं करना, किसी प्रकार के सौदेबाजी नहीं करना, देना उसको। ये किस साइकोलॉजी से आया है? तो भारतीय आर्थिक है, व्यापार होता है, सामान इधर से उधर जाता है, इतना नहीं है, उसके पीछे प्रॉफिट के क्या भाव नियम थे, व्यवहार के क्या नियम थे। तो मुझे लगता है कि ऐसा हर चीज का करना, और एक हमेशा ध्यान रखना कि शास्त्रीय जो चीजें हैं वो निकली तो लोक से ही आखिर सबसे पहले। अभी मैं जयपुर गया था तो वहां एक अच्छे संगीत के जानकार हैं, वीणा और इसके, तो अश्विन दड़वी ने एक प्रसंग सुनाया कि, तो बोले मैं ऐसे ही एक वन्य क्षेत्र में गया था, तो एक राजस्थान में पुराना वाद्य चलता है जंतर नाम का, तो वो जो जंतर बनाता था वो, तो उसने वो बनाने के लिए जो पट्टी ली, एक उसमें उसको काटी और फिर उसका समायोजन करने लगा वो। तो ये तो संगीत का जानकार था, इसलिए उसको पता था ये क्या हो रहा है, कि ये ऐसा करने पर फिर ये स्वर निकलेगा, ये होगा। तो उसने पूछा कि ये विद्या, तो बोले नहीं ये हमारी परंपरा की विद्या है, ये मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन उसने कहा कि 1650 में पंडित अहोबल ने रुद्र वीणा के बारे में जो स्ट्रक्चरल विश्लेषण किया है, बताया किस ढंग से बनाना क्या है, तो ये जो जंतर है इसमें से रुद्र वीणा निकली है। अब उसने न तो अहोबल पढ़ा है न उसको कुछ पता, उसको तो परंपरा से आया हुआ है, लेकिन जो शास्त्रीय विधान में किया गया है वो व्यवहार में कर रहा है। इसलिए कहा कि हर क्षेत्र के अंदर, कला के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, सामाजिक व्यवहारों के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर यह व्यावहारिक शोध की जब बात आ रही है उसको देखना। जनजाति उसमें भी जाओगे तो आप कहीं भी देखोगे, उनके गीत हैं, उनकी जीवनचर्या है, उनके प्रसंग हैं, विधान क्या क्या करते हैं, उनका आप मनोवैज्ञानिक दार्शनिक विश्लेषण करेंगे तो आज के जमाने में जो एडवांस चर्चाएं चल रही हैं उससे भी कहीं आगे आपको प्रकृति के साथ एकात्मता, मानवीय संवेदना, इस सब के दर्शन होंगे। और उसका अध्ययन करके, उसका विश्लेषण करके उसको हम प्रस्तुत करते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का इतना ही तात्पर्य है कि ये जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जो भारतीय शास्त्रों में है उसको भी सामने समाज को समझाने लायक उसमें लाया जाए, और भारतीय लोक व्यवहार में जो है उसका भी अध्ययन करके उसको लाया जाए, और इस आधार के ऊपर ये हो। और चेंजिंग सोसाइटी के अंदर जो नई चीजें आ रही हैं
उन सब का भी उपयोग करना, लेकिन उसका समायोजन मिल करके करना। वो एक बात कह के मैं समाप्त करूंगा। अब उदाहरण के लिए आज का सारा समय है तो अभी एआई का चल रहा है, टेक्नोलॉजी का समय है। धीरे 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 सब बढ़ता चला जा रहा है। तो जब एआई और बढ़ती चलेगी और किसी समय विज्ञान कथाओं में जो शंकाएं प्रकट करते थे वो अब व्यवहार में भी आने लग गई कि बहुत ज्यादा एडवांस जो इक्विपमेंट हो गए वो आपस में बात करते हैं। एआई के टूल्स जो हैं उनका जो आपस में संवाद चालू हुआ है तो उसमें आदमी मनुष्य जगत के बारे में वो जो चर्चाएं कर रहे हैं कि ये बहुत लेजी है, ये बहुत आलसी है, ये बहुत छल कपट करता है। तो चिंता यानी ऐसे ही चलता रहा तो मे भी पॉसिबल एक दिन दुनिया आ जाए जिस दिन वो तय कर ले कि सब कुछ तो हमसे कर रहा है, तुम्हारी क्या जरूरत है। हम एक दूसरी प्रतिसृष्टि बनाएंगे। विश्वामित्र के बारे में कहते हैं, अपने यहाँ जो मजाक में बोलते हैं ना, गांव में कोई भी चीज, पानी वानी रोटी वोटी, बोलिए वह क्या है तो बोलिए विश्वामित्र है, उसने प्रतिसृष्टि की रचना की थी। अच्छा तुम मेरे उसको नहीं ले जा रहे हो तो मैं एक नया दुनिया बनाता हूं। तो एआई भी एक नया विश्वामित्र, एक नई दुनिया बना लेगा। तो इसलिए कहते हैं कि भाई एआई का उपयोग होना, लेकिन एआई को मालिक नहीं बनने देना। इसलिए मैं आजकल कहता हूं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खूब उपयोग करो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि तुम्हारी इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल ना हो जाए। जो अपना बोले उसको पकड़ के रखना। और दूसरा जो है कि जब आप जाने अनजाने आपकी बुद्धि, आपकी कल्पनाशीलता, आपका मन उसमें डूब गया तो धीरे धीरे एज ए ह्यूमन बीइंग जो हमारी ये समाप्त हो जाएगी। आजकल एक किताब बहुत चर्चा में चल रही है अमेरिका में, एनेक्सियस जनरेशन, जोनाथन नाम का व्यक्ति है। तो जो प्रॉब्लम अमेरिकन समाज फेस कर रहा है तो उसका जो थीम है वो है प्ले बेस्ड चाइल्डहुड वर्सेज फोन बेस्ड चाइल्डहुड। एक ऐसा बचपन जो स्क्रीन में ये सब जी रहा है और एक जो प्रत्यक्ष खेलकूद में से डेवलप हो रहा है। तो ये जो फोन बेस्ड चाइल्डहुड डेवलप हो रहा है, और आज केवल चाइल्डहुड नहीं है, तो चाइल्ड से लेकर के ओल्ड तक सभी फोन बेस्ड हो रहे हैं या स्क्रीन बेस्ड हो रहे हैं। तो उसने कहा उसके 4 हार्म्स हो रहे हैं। नंबर 1 तो बोले सोशल डिप्रीवेशन। जब आदमी फोन में खो जाता है या लैपटॉप या उसी पर डूब गया तो समाज से कट जाता है, समाज का आना बुरा लगता है उसको। बढ़िया सीरियल आप देख रहे हो और आपका परम मित्र आ जाए तो एक क्षण तो मन में विचार आएगा अभी आ गया, आधे घंटे बाद नहीं आ सकता था क्या। जाने अनजाने देखेंगे कि कहीं हमको हमारे इस काल्पनिक दुनिया में मैं रस ले रहा हूं, उसमें कोई रियल दुनिया का आ गया तो हमको थोड़ा अजीब लगने लगता है। तो बोले सोशल डिप्रीवेशन। दूसरा उसने कहा कि स्लीप डिप्रीवेशन, गहरी नींद कम हो जाती है। तीसरा उसने जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो कहा कि अटेंशन फ्रेगमेंटेशन, एकाग्रता, किसी चीज में धैर्य से डूबने की क्षमता कम होती जाती है। आपको स्मरण होगा कि आज से कुछ साल पहले लोग कहते थे ये 2-3 घंटे की फिल्म जरा ठीक नहीं, घंटे भर की होना चाहिए। घंटे भर की आई तो कुछ दिनों बाद आएगी ये भी बहुत ज्यादा, आधे घंटे की हो। आधे घंटे की तो बोले ये भी ज्यादा है, 15 मिनट की होना चाहिए। फिर 10 मिनट आया, फिर 5 मिनट आया, फिर बोले ये भी ज्यादा है, 2-3 मिनट में होना चाहिए। फिर आएगी ये भी ज्यादा है, 1 मिनट होना चाहिए। और आज जमाना आ गया है कि युवा बोले इतना कंसंट्रेशन नहीं है, उसको रील चाहिए, 10 सेकंड 20 सेकंड चाहिए। तो अटेंशन फ्रेगमेंटेशन, और ये जब हो जाता है तो आप अपने मालिक नहीं रहते हैं। तो चौथा होता है बोले एडिक्शन, आप गुलाम हो जाते हैं। तो ये एआई और बाकी सब चीज चलते समय भारतीय आधार पर जो मूल बात है कि अपनी आत्मा, अपना मन, अपना हृदय, ये सारी भौतिक वैचारिक अन्य चीजों का स्वामी बनना चाहिए और वो उस अधिष्ठान के ऊपर खड़ा होना चाहिए
कि जो भारत ने सर्वमंगलकारी सब तरह की चीजें कही हैं, तो टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी, और दूसरा जब समग्रता में सोचेंगे तो वो टेक्नोलॉजी जिसके आने से प्रकृति का संहार होता है, जिसके साइड इफेक्ट से मानव जगत का नुकसान होता है, तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी चिंतन करते समय आजकल जो शब्द प्रयोग चलते हैं कि इको फ्रेंडली वगैरह, तो ये प्रकृति सुसंगत, सृष्टि सुसंगत कैसे हो सकता है, पर्यावरण का भी सारा चिंतन जो आज मानव केंद्रित वो सृष्टि केंद्रित कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि इस भारतीय दृष्टि और जो लोक जीवन में दीर्घ काल तक चलता रहा, बीच के इस कालखंड में लेकिन फिर से अभी एक पुनर्जागृति आ रही है, और जब 2047 में एक महान भारत के निर्माण के स्वप्न की दिशा में देश में वायुमंडल बन रहा है, उस समय जीवन के सभी क्षेत्रों के अंदर इस भारतीय मूल दृष्टि की समझ और उसके आधार पर और पारे अकादमिक जगत की पुनर्संरचना और उसके करने के लिए अपने ग्रंथों में शास्त्रीय दृष्टि से और लोक में व्यवहारिक दृष्टि से ये जो सारी परंपरा है, इसका गहराई से अध्ययन करते हुए, इसका डॉक्यूमेंटेशन करते हुए, इसको एक एकेडमिक ढंग से हम शोध करते हुए अकादमिक जगत के अंदर पहुंचाएं। वो आखिरी जो बात कहता हूं मैं हमेशा कि एक गाड़ी जंगल में खड़ी थी और जोर से भयंकर हवा चल रही थी, तो किसी ने पूछा गाड़ी वाले को कि भाई खड़ी क्यों है? बोले गाड़ी पंचर हो गई, हवा निकल गई है। तो बोले हवा तो हवा ही हवा है। जैसे आजकल है ना भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा चल पड़ी, तो सारे देश में जहां देखो वहां सेमिनार हो रहे हैं, स्मारिकाएं निकल रही हैं, आई इतना चला है कि कुछ मत पूछो आप। तो बोले हवा तो है, बोले तो प्रॉब्लम क्या है? बोले बाहर हवा है, पहिए में नहीं है। और जब मैं पहिया कह रहा हूं तो पहिया केवल यानी यूनिवर्सिटी, क्लासरूम, कॉलेज नहीं है, हमारा घर भी है, हमारी दुकान भी है, हमारे मोहल्ले की कोई संस्था वो भी है। तो ये जो भारतीय दृष्टि की हवा जो है, इसको इन सब में पहुंचाने के लिए आप सब शोध करके कुछ ऐसी चीजें निकालें कि जिससे देश उस दिशा में बढ़ सके। ये काम करने में आप समर्थ हो। आप सबने इतनी धैर्य से सुना, इसलिए आभार मानते हुए मैं अपनी बात पूरी करती हूँ। बहुत बहुत आभार माननीय। आपके ये प्रेरक बीज वक्तव्य हम सभी शोधार्थियों के लिए एक ध्येय वाक्य के रूप में, एक सूत्र वाक्य के रूप में कार्य करेगा, और आगामी जो हमारा पूरा ये विमर्श सत्र है वो उसकी एक पूरी पृष्ठभूमि बनाएगा। विदित हो कि आदरणीय भाई साहब का 2023 में स्वतः जागरण की दृष्टि जो सम्मेलन में बीज वक्तव्य हुआ था, वहीं से इस राष्ट्रीय शोधार्थी समागम की पृष्ठभूमि बनी थी। तो कहीं ना कहीं आपका जो पाथेय है, आपका जो मार्गदर्शन है, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। बहुत बहुत आभार। मैं भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष और बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर मधुकर एस पडवी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपनी शुभेच्छा व्यक्त करें। दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान और उनके जो सहयोगी संस्थान हैं, इन सब ने मिलकर 2026 का राष्ट्रीय शोधार्थी समागम का आयोजन किया है। इसके उद्घाटन सत्र के मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनका बीज वक्तव्य हमने अभी अभी सुना और जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और भारतीय जीवन दर्शन
और भारतीय दृष्टि का एक सुभग समन्वय जिन्होंने अपने बीच वक्तव्य में दिया है, ऐसे परम श्रद्धेय सोनी जी, तत्वपंथ ठेगड़ी शोध संस्थान के अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी अनिल कोठारी जी, और जिन्होंने प्रेम सभर निमंत्रण भेजा, और मैं जब इस तरह का अनुसंधान का कार्य होता हो और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का भी एक दायित्व है, उस दायित्व को सुचारू रूप से सम्मिलित करके शोध की दिशा को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे माननीय मुकेश जी, यहाँ विद्वत समूह है और श्रद्धेय बजाज साहब भी बैठे हैं जो हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनको भी मैं वंदन करता हूँ। बहुत सारे वरिष्ठ विद्वान बैठे हैं और जिनकी दृष्टि अनुसंधान अन्वेषण को लेकर अपनी अपनी दृष्टि से जो शोध कार्य में काम कर रहे हैं, ऐसे शोधार्थी समूह। मित्रों, ये एक बहुत सुंदर ही विषय यहाँ चुना गया है, और जबकि पूरे विश्व की दृष्टि भारतवर्ष पर है कि भारतवर्ष क्या कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है, उसकी प्रगति, उसका अतीत और उसका वर्तमान, उसका लेखा जोखा पूरी दुनिया कर रही है। ऐसे समय में भारत के पुनरुत्थान की जो अवधारणा है और उसकी जो उस पर एक शोधपरक दृष्टि जो है, मेरी दृष्टि में जब हम भारत की पुनरुत्थान की जब बात करते हैं तो भारत का पुनरुत्थान केवल राजनीतिक या आर्थिक शब्द नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता का पुनर्स्मरण है, हमारा अतीत, भव्य अतीत और सिविलाइजेशन नोवेल जो है उसकी जो एक ज्ञान की परंपरा है, उस ज्ञान की परंपरा की भी पुनर्प्रतिष्ठा करने का ये शुभ समन्वय है। मित्रों, आधुनिक विज्ञान की जब हम बात करते हैं, विश्व बहुत आगे बढ़ गया है। अपने बीच वक्तव्य में माननीय सोनी जी ने जो बात कही है कि हम किसी पश्चिमी देश का अनुसरण न करें, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसका अनुकरण हम नहीं करेंगे, बल्कि हमारी अपनी एक स्वदेशी दृष्टि जो है उसका समन्वय करके हम आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप में हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री जो कि 2047 में भारत को विकसित बनाना चाहते हैं, वो तभी सिद्ध होगा जब हम अपनी जो स्वदेशी दृष्टि है उसका समन्वय करके सबका सहयोग लेकर आगे चलेंगे, और हमारा समाज, प्रकृति और तकनीकी संतुलन जब करेंगे तो मुझे लगता है कि ये विकास का जो काम है, भारतवर्ष का विकास का जो स्वप्न है, उस स्वप्न को हम पूरा कर सकेंगे। मित्रों, कहते हैं कि अनुसंधान व्यक्तिगत नहीं हो बल्कि संयोगात्मक हो, और कोलैबोरेशन रिसर्च केवल व्यक्तिगत काम करना नहीं है बल्कि साथ मिलकर काम करना। परंतु साथ मिलकर क्या करना है उसका अर्थ जब तक हमारे मन में स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और सहयोग, हमारी भारतीय संस्कृति, हम अकेले नहीं बल्कि समस्त सृष्टि जो है, उस सृष्टि का एक समन्वयात्मक जो रूप है, उस रूप को लेकर आगे चलेंगे तो मुझे लगता है कि विषयों के बीच संवाद और साथ ही साथ आज उच्च शिक्षा की जो एक पुनर्प्रतिष्ठा हो रही है, हमारे यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए देश विदेश के जो प्रतिष्ठित लोग थे वो भी आते रहे। हमारे प्राचीन विश्वविद्यालयों की जो धरोहर है, उस धरोहर को याद करते हुए आज के अपने जो विश्वविद्यालय है, उन विश्वविद्यालयों का भी अपना एक दायित्व बनता है, और एक समुदाय उद्योग का जो सहयोग है वही हमें आगे लेकर बढ़ेगा। इतना ही नहीं, हमारी जो परंपरा रही है, वरिष्ठ और कनिष्ठ
गुरु और शिष्य की साझेदारी जिसको हम कहते हैं वो साझेदारी भी हो, और अकादमिक ज्ञान और लोक ज्ञान का जब समन्वय होगा तो कहते हैं कि हमारा विकास असंभव नहीं है। और यहाँ एक विशेष बात यह है कि भारत की बहुलता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और शोध शक्ति है। उसका जब समन्वय होगा तो मुझे लगता है कि विकास में कहीं बाधा नहीं बनेगी। विजन की दृष्टि से देखें तो अनुसंधान में भारतीय दृष्टिकोण को हमें अपनाना होगा। हम यहाँ ये सोचे कि हम किस दृष्टि से अनुसंधान कर रहे हैं, तो हमारा ये जो शास्त्र है, हमारे सारे शास्त्र ये कहते हैं कि ज्ञान सबके कल्याण के लिए है, केवल प्रकाशन के लिए नहीं है, शीघ्र समस्या समाधान के लिए है, न कि केवल प्रमोशन के लिए। अनुसंधान समाज से जुड़ा होना चाहिए और लोक वेद जिसको कहते हैं उसके आधारित हो, लोक का समन्वय होगा और हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसका समन्वय होगा तो मुझे लगता है कि हमारा जो दायित्व है भारत के पुनर्निर्माण का वो पूरा हो सकेगा। मुझे समय दिया गया, आपने सुना और मैं इसके लिए आप सबको वंदन भी करता हूं और आपके प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। पुनः एक बार आप सबको धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं पूज्य महाराज जी को आमंत्रित करता हूं। पूज्य आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज जी, आप सिद्धपीठ श्री हनुमान निवास के पीठाधीश्वर हैं, प्रखर वक्ता, ओजस्वी वक्ता और भारतीय धर्म दर्शन के एक मौलिक और एक तरह से अधिष्ठान के रूप में आप प्रतिष्ठित हैं। मैं बता दूं पूज्य महाराज जी के परिचय चल रहा है। गत वर्ष मैं आपके बीच यहाँ 3 दिन था, इस वर्ष फिर से परिचय देना पड़े तो मेरा होना व्यर्थ हो जाएगा। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय, नम आर्य लक्षण शील व्रताय, नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय, नम साधुवाद निकषणाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। राष्ट्रीय शोधार्थी समागम के इस भव्य आयोजन में दत्तोपंत ठेंगड़ी संस्थान और उसके साथ यहां साझेदारी कर रहे सभी सम्मान्य संस्थान, इस सभा में मंच पर विराजमान जिनका बीज वक्तव्य हम लोगों ने सुना, ऐसे सरस्वती कंठाभरण श्रीमान सुरेश सोनी जी बड़ी चतुराई से ये कहकर कि ये तो किसी सारस्वत व्यक्ति को बुलाना था, मुझे बुला दिया। आपने सारस्वत अपने आप को मानने वाले लोगों को बहुत चिंता में डाल दिया। यदि यह सारस्वत नहीं है तो अब और क्या करना है। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, और केवल यशस्वी नहीं, मैं कहूंगा बहुत सौभाग्यशाली डॉक्टर मोहन यादव जी, भाग्यशाली इस अर्थ में कि अभी उसकी चर्चा हुई, भारत में काल को लेकर बहुत चिंतन हुआ है और उसमें अधिकांश चिंतन ऐसा है कि काल सबको खा जाता है, काल सब कुछ छीन लेता है, काल सब कुछ नष्ट कर देता है। दार्शनिकों को पता है कि काल सब कुछ नष्ट ही नहीं करता, उपजाता भी वही है, रचता भी वही है, सजाता संवारता भी वही है। लेकिन काल की कला के रूप में व्याख्या दार्शनिकों को पता है, लोग को तो यही पता है कि काल एक डरावनी चीज है। हरति निमेषात काल सर्वम, काल कवलित हो गया। काल कवलित होने से हम डरते हैं। हमारी संत परंपरा कहती है, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। तो काल से भयभीत हुए विश्व में मध्य प्रदेश को इस बात का गौरव है, इस बात का श्रेय है कि महाकाल की प्रतिष्ठा करके वो बताता है कि विश्व के लोगों, जब तुम काल के द्वारा सब कुछ छीन लिए जाने के भय से ग्रस्त हो
तब हम तुम्हें आश्वस्त करते हैं कि सर्वस्व दे सकने वाला महाकाल हमारे पास उपस्थित है। तो डॉक्टर मोहन यादव जी को इस बात का भी सौभाग्य प्राप्त है। कुछ वो लक्षण आप में भी घटित हो रहे हैं। अभी मैं अनुभव कर रहा था जब पुस्तकों का लोकार्पण हो रहा था, तो आप अपने स्वभाव के अनुसार या कदाचित मुख्यमंत्री होने के दायित्व के अनुसार ढेर सारी पुस्तकें एक साथ उठा रहे थे कि सबको मैं वितरित कर दूं, और प्रायः हर बार अपनी कॉपी नहीं बच रही थी हाथ में। तो बाद में अभी आदरणीय सोनी जी ने एक संदर्भ आपको दिया ना दक्षिण भारत का, जिसमें देने वाला जब अपने पात्र से लेने वाले के पात्र में पलट देता है तो दाता का ही पात्र खाली हो जाता है। तो ये कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि ये मुख्यमंत्री होने के नाते या महाकाल के उपासक होने के नाते थोड़ा थोड़ा लक्षण शंकर जी पर भी इस बात का आरोप है कि उनके पास बहुत कुछ था पर बेचारे ने लुटा सब दिया, इसलिए वो जाकर के बैठे हैं कैलाश पर। मंच पर विराजमान सभी सम्मान्य विभूतियां, मैं समय संकोच में बहुत विस्तार नहीं करूंगा, और मैं मनसा नामोल्लेख करते हुए सम्मुख विराजमान सभी महानुभाव, इस गरिष्ठ गोष्ठी से काफी गंभीर आप लोग हो चले थे, तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़े सरल, थोड़े प्रमन और थोड़े प्रफुल्लित होकर कुछ दो एक बातें मैं कहूंगा। हम सबके पास अपने अपने सत्र हैं और उसमें जी भर के अपनी बात कह सकते हैं। एक तो ये कि ये जो शोधार्थी समागम है, शोधार्थियों को इस बात की ओर ध्यान जाए कि वे अंततः शोधार्थी हैं क्या। मैं प्रश्न करूंगा तो देर लग जाएगी। मैं चाहता तो यूं कि आपसे पूछूं और बात करूं कि आप शोधार्थी ही हैं या कुछ और भी हैं। आप में से कोई उत्तर करेगा तो मुझे आसानी होगी। मैं 5-7 मिनट में बात पूरी करूंगा, देर तक नहीं रुकूंगा। हम केवल शोधार्थी हैं क्या या अंततः शोधार्थी हैं क्या? और आपको अनुशीलन करके इस सच्चाई का साक्षात्कार करना चाहिए कि नहीं, आप शोधार्थी नहीं हैं, आप वस्तुतः बोधार्थी हैं, और उसकी यात्रा के एक पड़ाव का नाम शोधार्थी होना है। जो शोध बोध तक नहीं ले जाता वो व्यर्थ है, व्यर्थ परिश्रम है, और बोध कभी भी चरित्र निरपेक्ष नहीं होता। इसलिए जब हम दर्शन में जाएंगे, और आदरणीय सोनी जी ने बड़े गंभीर संदर्भ सब रख दिए हैं, मेरे मन में उनका भी लोभ है पर मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, देर हो जाएगी। बोध चरित्र निरपेक्ष नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से हमें इस बात का अभ्यास करा दिया गया है कि सूचनाओं से और डाटाबेस से ज्ञान आता है। ये मशीनों का काम है जो अचित होती हैं, मनुष्य चित्त शक्ति से संपन्न होता है, और इसलिए मनुष्य का ज्ञान कभी डाटा निर्भर नहीं हो सकता। यदि होगा तो मनुष्य अमनुष्य हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत जिम्मेदारी भरी चिंता है। मनुष्य का ज्ञान डाटाबेस का ज्ञान नहीं है, ये जड़ मशीनों का ज्ञान है। मनुष्य का ज्ञान नित्य नवनवायमान है, क्योंकि वो अनंत के साथ कनेक्ट है। उस अनंत के साथ जिस महाचिति से जुड़े होने के कारण, आप चिन्मयी सत्ता से जुड़े हुए होने के कारण परमात्मा और आत्मा के विज्ञान में जीते हैं। व्यावहारिक धरातल पर हमें एक अभ्यास हो गया है अपनी झेप मिटाने के लिए पश्चिम की आलोचना करने का। मैं बड़ा चकित होता हूं कि हम पश्चिम जैसे कहां हैं जो बार बार कहते हैं पश्चिम का प्रभाव, पश्चिम का प्रभाव, पश्चिम का प्रभाव। न हमारा राष्ट्रीय बोध उनके जैसा है, न हमारी श्रमशीलता उनके जैसी है, न हमारा स्वाध्याय करने, अपने जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं का निभाने की योग्यता वैसी है। हम फिल्में उनके जैसी नहीं बना पा रहे हैं। मैं बार बार सुनता हूं हमें पाश्चात्यों के प्रभाव से बचना है। क्या बचना है? हमने खाना पहनना उनसे सीखा है, बाकी तो कुछ सीखा नहीं है। पश्चिम से घबराएंगे, पश्चिम को भागने की कोशिश करेंगे पश्चिम से, तब हमें चिंता होगी कि 10 दिशाओं का विज्ञान कहां जाएगा। एक दिशा पूरब लेके आप बैठ जाएंगे, बाकी 9 दिक्पाल आपको शाप देंगे। क्या 10 होते हैं ना, पूजा करते हैं तो बाकी कहां जाएंगे? पश्चिम नहीं होगा तो आप विक्षिप्त हो जाएंगे काम करते करते। सोने के लिए पश्चिम होना चाहिए। हमारे सूर्य नारायण पश्चिम जाते हैं तब नींद आती है आपको। सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी का विज्ञान है।
आप ताली मत बजाइए, मैं थोड़े समय में बात कहने वाला हूं, आप केवल समझ लें इस बात को तो मेरा बोलना सार्थक हो जाएगा। वस्तुतः उद्घाटन सत्र मंगलाचरण सत्र होता है और मंगलाचरण को शास्त्रकारों ने 3 कोटियों का कहा है। एक नमस्कारात्मक, जिसको मुकेश जी ने, आदरणीय अल्पना जी ने, श्रीमान अशोक जी ने कर दिया था, एक नमस्कारात्मक होता है। एक वस्तु निर्देशात्मक होता है जो श्रीमान सोनी जी ने कर दिया है, और जो कुछ अभी उसमें और ठीक से होना है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी विराजमान। एक मंगलाचरण होता है आशीर्वादात्मक। 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, तो इस वेश के नाते मुझे आशीर्वादात्मक करने का औचित्य है। तो मैं केवल इतना कहता हुआ कि पश्चिम से जब हम कहते हैं विषादप्यमृतम ग्राह्यम, विष से भी अमृत ग्राही है, जब हम कहते हैं बालादपि सुभाषितम, बच्चा भी कल्याण कर कहे तो उसको ग्रहण करें, तो पश्चिम 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 कह करके उससे भर्त्सना करने और भागने के बजाय यदि हम इतना ही सोच लें कि उस देश में, उस भूगोल में आकर जिसकी भाषा, जिसकी संस्कृति, जिसके भोजन, जिसके वस्त्र को नहीं जानते थे वे पश्चिमी, उन्होंने कुछ वर्षों में पूरे भारत को अभारत कर दिया, और 78 वर्ष की स्वतंत्रता और डींगों के बाद अभी भी हम भारत को भारतीय चरित्र में प्रतिष्ठित करने की लड़ाई ही लड़ रहे हैं। क्या सीख लिया है हमने पश्चिम से? एक मैकाले को गाली देने से होगा क्या? कहां है हमारे शिक्षाविद? कहां है हमारी शिक्षा नीति? सरकार का डर नहीं हो तो आपके विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति को अंगीकार ही नहीं करें। और IKS तो आपने अभी कहा ही, हमें बहुत ईमानदार होकर के आत्मसमीक्षा करने की आवश्यकता है। हम अपनी दुर्बलताओं को शत्रु के नाम पर नहीं फेंक सकते। आपको याद रखना होगा, कभी भी शत्रु परास्त नहीं करता, दुर्बलताएं परास्त करती हैं। जो जीतते हैं उनके भी शत्रु होते हैं, वो ताकतवर होते हैं तो जीत जाते हैं। शत्रु नहीं हराता, हराती हैं दुर्बलताएं, और हम अपनी दुर्बलताओं का श्रेय नहीं लेना चाहते, उसको फेंकना चाहते हैं शत्रुओं के सिर पर। तो शोध को चरित्र मूलक होना चाहिए। ये संगोष्ठी इस प्रतिज्ञा के साथ आयोजित है, ऐसा मैं समझता हूं। और वह चरित्र किसका? भारत का। अभी बहुत सुंदर शब्द यहां संकेत किया आदरणीय हमारे उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान परमार जी ने, नवाचार बहुत प्रचलन में है, पर कोई भी नवाचार नव विचार नहीं होता। परंपरा से प्राप्त कल्याणकर विचार की सीमा में उसको बरतने का जो नव विज्ञान है वही नवाचार कहलाता है। आचार और विचार में भेद है। तो जब हम विचारों को अंगीकार करते हैं, विचारों की मूल्यवत्ता को समझते हैं, तो उसका लाभ यह होता है कि नवाचार में प्रवेश करते हुए हमारे विचारों की क्षति नहीं होती। हमारे साथ कठिनाई क्या हुई है? हम नवाचार परायण होकर के नव विचार परायण हो गए हैं, और जो भारतीय विचार है, बोध है, उससे दूर हो गए हैं। तो केवल इस एक बात पर अपने को एकाग्र कर लें हम। और ज्योतिष की एक बड़ी प्रसिद्ध अवधारणा है, वो आपके ध्यान में आए। किसी को बृहस्पति की महादशा आ जाए, आप में से ज्योतिष जानने वाले भी लोग बैठे होंगे, तो लोग कहते हैं कष्ट बहुत होगा। जातक पूछता है जीवन, बोले मरेंगे आप नहीं। हाँ, मरेंगे आप नहीं। क्यों नहीं मरेंगे? बोले बृहस्पति जो है ना, वो देवगुरु है, शुभ ग्रह है, हत्या का पाप नहीं लेता। मरने से कई गुना अधिक पीड़ा में आपको गुजारेगा, लेकिन जान नहीं लेगा, छोड़ देगा। और यदि बृहस्पति की महादशा में आप मरेंगे तो मरने के पहले मूर्छित इत्यादि करके किसी ऐसी तरह से मारेगा कि आपको मरने का बोध नहीं हो। ज्योतिषी इसे जानते हैं। अच्छा, वहीं केतु आपका बहुत अनुकूल हो जाए, शनि आपका बहुत अनुकूल हो जाए और सब आपकी व्यवस्थाएं चकाचक कर दे। आप जानते हैं पापक ग्रह भी विपरीत राजयोग कर देते हैं, कुछ का कुछ बना देते हैं, पल भर में जीवन बदल देते हैं। क्या होगा? बोले और तो सब चकाचक रहेगा, अचानक ईडी का छापा पड़ जाएगा। ये क्यों होगा? बोले ये पापक ग्रह हैं, केवल सुख और आनंद में आपको स्थिर कर ही नहीं सकते। क्यों? बोले अपना एक चरित्र होता है। बृहस्पति मारने पर भी आवे तो देवगुरु है, एक मर्यादा है उसकी। और शनि केतु उपकार करने पर भी आवे तो एक चरित्र है, वो छूटता नहीं है। हमारा शोध और बोध
प्रतिक्रिया परायण न हो, भारतीय चरित्र परायण हो। मैंने गत वर्ष एक उदाहरण आपके सामने रखा था कि हनुमान जी जानकी जी का शोधन करने गए। आपको स्मरण होगा, जो लोग द्वारा होंगे, मंदोदरी को सीता जी मान लिया उन्होंने, नाच कूद करके प्रसन्नता मना के। फिर एक बात आई, आनंद में सोई हुई श्रृंगार परायणा यह स्त्री, जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा है, ये श्री राम की भार्या नहीं हो सकती। क्यों? सीता केवल चेहरा नहीं है, सीता एक चरित्र है, और उस चरित्र को राम के चरित्र के अनुरूप होना चाहिए। तो विरह में जो व्याकुलता श्री राम को है, वैसी ही व्याकुलता जब दिखाई पड़ेगी तब कोई सीता हो सकती है, सुंदरता के आधार पर नहीं हो सकती। भारतीय शोध वृत्ति जब अपनी इस भारतीयता को पहचान लेगी, तब आप चाहे पूरब का पैटर्न, चाहे पश्चिम का पैटर्न, और केवल पूरब पश्चिम ही नहीं होते, उत्तर दक्षिण भी होते हैं, तो दशों दिशाओं में सर्वत्र विचरण करते हुए, सब जगह से सूचनाओं का आहरण करते हुए भी यदि आपका बोध परिष्कृत होगा, तो आपका शोध आपको वहां ले जाएगा जहां चलने के लिए आप निकले हैं। तो सूचनाओं और डाटाबेस के भ्रम में पड़े बिना, भारत संस्कृति मूलक देश है, सभ्यता मूलक देश नहीं है। ये बात ठीक से अपने भीतर बिठा लेनी है। हमारी भारतीयता का सबसे बड़ा प्रतिनिधि, सबसे बड़ा पूज्य, जिसको देवों में महादेव, देवाधिदेव कहा जाता है, काल में जिसको महाकाल कहा जाता है, भूगोल में जिसको विश्वनाथ कहा जाता है, वो हमारी परंपरा का सबसे असभ्य प्रतिनिधि है, और वह है भगवान शिव। ठीक है, थोड़ी पचाने में कठिनाई आपको हो सकती है। असभ्यता के लिए लोक में सबसे प्रचलित शब्द क्या है? नंगा। शिव जी की पहचान क्या है? वो देवता जिससे ज्ञान की याचना करने के लिए शास्त्र कहते हैं, उसका नाम है भोला, भोले बाबा कहलाते हैं। अवघड़, हम शुचिता की कामना करते हैं, वो अशुचिता को अंगीकार करता है, और वहां रहता है जहां किसी का घर नहीं हो सकता। और भारत के लिए उससे काम में कोई चरित्र नहीं है। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, हम जीवन में नित्य शिवत्व की प्रतिष्ठा पर काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस नंगेपन में, क्योंकि उस अशिवत्व में जिस शिवत्व की प्रतिष्ठा हो रही है, वो संस्कृति के मार्ग से चल करके आती है। सभ्यता बहिरंग है और इसलिए कई बार छद्म है, संस्कृति अंतरंग है इसलिए चरित्रनिष्ठ है। हमारी शोध वृत्ति में ये बात जगे, और ये 3 दिनों का समागम आपको आपकी आत्मवत्ता में प्रतिष्ठित करे, इस बात की मंगल कामना। जय सिया राम। बहुत बहुत आभार महाराज जी, आपके इस प्रबोधन ने इस सभागार में सभी को आह्लादित किया, और न केवल आह्लादित किया, हमें विचार के लिए प्रेरित भी किया, और आचार के लिए एक तरीके से संकेतित भी किया। पुनः पुनः अभिनंदन। अब मैं कार्यक्रम के इस अंतिम क्षण में मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो अपने वक्तव्य से इस पूरे कार्यक्रम में ऊर्जा और दिशा प्रदान करें। राष्ट्रीय शोधार्थी समागम के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान परम पूज्य मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज जी, आपको प्रणाम कर रहा हूं। हम सबके श्रद्धा के केंद्र, सुप्रसिद्ध विचारक, हमारे वरिष्ठ प्रचारक मान्यवर सुरेश जी भाई साहब, श्रीमान उच्च शिक्षा मंत्री मान्यवर इंदर सिंह परमार जी, प्रोफेसर मधुकर जी, मान्यवर अशोक पांडे जी, अध्यक्ष दत्तोपंती ठेंगड़ी शोध संस्थान, इस अवसर पर डॉक्टर मुकेश मिश्रा जी, डॉक्टर अनिल कोठारी जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण और आप सब। मुख्यमंत्री के नाते से मेरा अंत में इस विषय पे बोलना, प्रशासनिक दृष्टि से मेरा ध्यान गया कि किसने बनाया कार्यक्रम के आखिरी में मुझे बुला रहा है इतने अच्छे वक्तव्यों के बाद, तो या तो ये अपनी एक त्रुटि मान ले
कि इन सारे विषयों को रखने के लिए मुख्यमंत्री को कहाँ रखना चाहिए, ये एक संकट भी है, लेकिन शोध संस्थान है तो छूट भी है। आपको ये सारे प्रयोग करने के लिए मैं आपका आभार मानता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए इतने अच्छे प्रकार से हम अपने इस पूरे सत्र को कितने शोध है, बोध है, प्रबोध है, आमोद प्रमोद है, कितने प्रकार से इसका आनंद हमने लिया है। सच में आनंद आया है। मैं आप सब भाग्यशाली हैं। हमने सबने बहुत अच्छे से अलग अलग प्रकार से विषय की प्रस्तुतिकरण के साथ विषय की गहराई से जाकर के समझने बोलने का एहसास भी किया। कुछ बातें ध्यान में भी आती है। ये बात सही है कि आज के इस दौर में शोध की बात करते, नवाचार की बात करते तो स्वाभाविक रूप से 200-300 साल में जो प्रगति पश्चिम से हुई तो उसका प्रभाव दुनिया पे भी आया है। इसमें आने के कारण से हमारे ज्ञान पे भी धूल जमी, हमारे तरीके पे भी धूल जमी। लेकिन हमारी तो प्राचीन परंपरा शोध से एकल लाभ की कहीं है ही नहीं। शोध समाज आधारित है और समाज आधारित शोधों के लिए हमारी संस्कृति सदैव सबको प्रेरित करती रही है और उसी के कारण से ये हमारी आज की धारा भी दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के माध्यम से उधर ही ले जा रही है, जिसकी आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूँ कई सारी बातें कही जा सकती है। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे गांव के अंदर एक मुस्लिम मही की बस्ती के व्यक्ति को लगा कि मेरे गांव में मोर नहीं है, तो पशु पक्षियों से प्रेम रहता ही है, तो गांव के अंदर सब है, सब दूर मोर है, लेकिन उनको मोर अपने गांव में मोर की लगता कि मोर बहुत अच्छा सुंदर पक्षी है, इसको पाला जाना चाहिए। अब उसके दिमाग में आया, लेकिन अब मोर को राष्ट्रीय पक्षी पाले कैसे, थोड़ा उसको संकट भी था, चुनौती भी थी। लेकिन उसने कहा मैं क्या करूं, अपने से उनने काम किया। मैं कुछ दिन बाद उसके वहां गया तो लगा कि उसके गांव में मोर आ गए। तो उन्होंने कहा ये क्या करा, तो वो टाइम हो गया था, पिछले थोड़ा गैप मेरा जाना हुआ। तो उन्होंने एक तरीका लगाया कि रक्षाबंधन के आसपास जहां मोर पक्षी अंडे देते उनके अंडे उठा लाए और अपनी मुर्गी के नीचे अंडे रख लिए, उससे मोर उत्पन्न कर लिया। तो अब आप इसको जिधर भी रखना चाहो, ये शोध हुआ, शोधार्थी का बोध हुआ, जो उसका ज्ञान विज्ञान की यात्रा हुई, लेकिन उसने अपने गांव के अंदर जिस मार्ग से वो बढ़ा, मुझे लगता है दत्तोपंत शोध संस्थान में उसके उस भाव को समझने की जरूरत है। उसको कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं, लेकिन प्रकृति से प्रेम होने से, पक्षी से आत्मीयता होने से उसको जैसे लगा जो लगा, ये कोई भी पीएचडी वालों से बढ़कर काम करा, मैं तो ये मान के चलता। क्योंकि हमारी पीएचडी कई बार हमको ही नहीं मालूम पड़ती कि वो पीएचडी है काहे के लिए। और वो तो और दिक्कत कब कर देती है, आप सबके लिए तो धक जाए, राजनेता करे तो और डबल आफत हो जाती। राजनेता के साथ संकट जुड़ जाता है। राजनेता के पीएचडी है, इसका मतलब बिल्कुल ये तो कर ही नहीं सकता, पता नहीं क्या चक्कर। ये संकट मेरे साथ भी था। जब मैं पीएचडी करने गया पॉलिटिकल साइंस से, तो मुझे लगा कि इसकी पीएचडी का टॉपिक क्या लें, तो बड़ा संकट था। ये दो वो दो, ये 50 तरह के विचार हो गया। हमारे आचार्य से बात हो गई। फिर मुझे लगा देखना भाई, ऐसा मत करना कि मुझे कोई, मैंने जिंदगी में कभी नकल नहीं की है, ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए। तो 3 दिन तक विचार करने के बाद फिर हमने एक रास्ता निकाला कि भाजपा और उसकी पूर्ववर्ती सरकारें बना लो, ताकि इसको नींद में भी पूछो तो बता देंगे। ये टॉपिक पे संवित सरकार कब बनी, जनता पार्टी की सरकार कब बनी, पटवा जी की सरकार कब बनी, उनकी विशेषता ये हो गई। हमारी पीएचडी पूरी, हमारा भी काम चल गया। ये संकट मैंने इसलिए बताया कि ये विषय समसामयिक है कि हमने अपने उस शोध को इतना क्लिष्ट कर दिया। वो क्लिष्ट क्या, वो बलिष्ठ हो गया, हम पे हावी हो गई, पता ही नहीं चलता है। तो मैं समझ सकता हूं कि आज के इस अवसर पर ये हमारे लिए सच में राष्ट्रीय शोधार्थी समागम का ये बहुत पवित्र समागम है, जिसमें माननीय सुरेश जी भाई साहब जैसे विद्वान
व्यक्ति हमारे बीच मौजूद है जिनने बहुत अच्छे से बीज मंत्र में सारी बात कर दी। और सच में महाराज जी को सुनकर तो ऐसा लगा कि हमारा ये सच में दोनों प्रकार से इस आयोजन की रचना करने के साथ उद्घाटन सत्र में आपने सुयोग्य अतिथि बुलाए। लेकिन मुझे माफ करना, अगली बार नंबर पहली बार रख देना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने अपने जीवन अनुभव से हम सभी शोधार्थियों को जिस तरीके से प्रेरित किया वो हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं पुनः पुनः आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। अब इस उद्घाटन सत्र के औपचारिक समापन की ओर बढ़ते हुए मैं पुनः डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्रा जी से सादर अनुरोध करता हूं कि वे आभार वक्तव्य के माध्यम से इस समागम को सफल बनाने में सभी महानुभावों और सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। राष्ट्रीय शोधार्थी समागम 2026 के इस उद्घाटन समारोह में सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप एक करतल ध्वनि से स्वागत करिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना पत्र लिखे अगली बार आने का आश्वासन दे दिया है। पहले नंबर पर रहेंगे, तो ये हम लोगों के लिए आज ही से ये आश्वस्ति मिल गई। बहुत बहुत आभार आपका। आज के इस मंच पर हमारे आग्रह पर, और जैसा भाई साहब ने बताया था कि एक आत्मीय निरंतर आग्रह पर आपने बीज वक्तव्य दिया, यहाँ पर उपस्थित हुए हम सबको सानिध्य मिला आपका। मैं आपके प्रति दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान की ओर से, इस समागम के आयोजन समिति की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और कृतज्ञ हूं। साथ ही मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि व्यस्त समय में से आपने समय निकाला और हमारे आगे की योजना में भी एक सहयोग मिला। अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि हम लोग आगे चल करके सिंहस्थ के दौरान कोई बड़ा शोधार्थी समागम करेंगे और आपने तुरंत कहा कि बिल्कुल करेंगे, आप जरूर करिए, इसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। तो इसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूं आपका। मैं आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज, जिनका सानिध्य हमें हमेशा ही मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, आपके पावन सानिध्य से इस 3 दिन का समारोह और ऊर्जावान हुआ और एक हम लोगों को आपके वक्तव्य से भी मार्गदर्शन मिला। मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं, कृतज्ञ हूं। उच्च शिक्षा मंत्री और सदा सहयोगी हमारे अग्रज आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, आपके प्रति मैं विशेष रूप से आभारी हूं कि आपने उच्च शिक्षा विभाग इस कार्यक्रम में सहभागी हुआ, सह आयोजक के रूप में आपने अनुमति प्रदान की और यहाँ पर उपस्थित होकर हमें गौरवान्वित किया। बहुत बहुत आभार। साथ में ICSSR के अध्यक्ष और हमारे हम लोग साथ में कुछ जनजाति विषयों पर काम भी करते हैं, आदरणीय मधुकर पड़वी जी यहाँ पर उपस्थित हुए, समय दिया आपने और अभी सत्रों में हम उन्हें सुनेंगे। मैं उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और इस कार्यक्रम को इस स्वरूप में संचालित करने के लिए मैपकास्ट, उनके पूरे विभाग, उनके महानिदेशक आदरणीय अनिल कोठारी जी, NITTR और उनके निदेशक आदरणीय त्रिपाठी जी, वीर भारत न्यास और उच्च शिक्षा विभाग, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के माननीय विजय मनोहर तिवारी जी, इन सभी का जो सहयोग मिला है उन सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही यहाँ पर सभागार में उपस्थित अनेक विद्वान दिख रहे हैं और अनेक संस्थाओं के प्रमुख दिख रहे हैं। मैं सबका नाम यहाँ नहीं ले पाऊंगा। मैं सबको एक साथ अपनी ओर से हाथ जोड़ करके आभार व्यक्त करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित देश भर से सभी जो शोधार्थी आए हैं, जो प्राध्यापक आए हैं और जो विद्वत जन आए हैं, उन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आपने धैर्य से सुना और हम 3 दिन इसमें चर्चा करेंगे, मिलेंगे। अभी भोजन का समय है, 2 सूचनाएं मैं ही दे देता हूँ, समय नहीं लगेगा। एक तो आपके भोजन की व्यवस्था यहाँ से बाहर निकल के बाएं हाथ पर अतिथि गृह है, वहां पर सबकी भोजन की व्यवस्था है। आप भोजन करके समय पर आएंगे तो हम समय पर सत्र शुरू कर पाएंगे। 2:30 बजे से सत्र है, तो वहां पर अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब वहां धीरे से प्रस्थान करेंगे। यहाँ थोड़ा सा जब अतिथिगण निकल जाएंगे
तब आप निकलेंगे तो अच्छा रहेगा। दोनों पीछे का भी दरवाजा खोल दीजिएगा जब निकलेंगे। अभी नहीं, 2 मिनट रुक जाइए और यहाँ से थोड़ा सा जगह खाली रखेंगे। और आप सबको पुनः अभिनंदन, स्वागत, और 2:30 बजे हम सत्र में मिलेंगे। नमस्कार। समवेत हम लोग राष्ट्रगान करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की